everybody, namaste, welcome or welcome back to another class. I really hope कि आप इसके पहले का जो मैंने प्लांट टिश्यू वाला पार्ट पढ़ाया था वो पढ़ के आए होंगे. And to all those who are new here, hi, I am Lakshi. You can call me Lakshi Di. I've recently completed my masters in botany. At the same time, I'm a scholarship student of my college. ये scholarship एक merit based scholarship होती है. Those who score highest in their department, they get the scholarship from CM. तो वही स्कॉलरशिप मुझे मिलती है कॉलेज में. एंड आप लोग मुझे बायो के लिए फॉलो कर सकते हो. इफ यू इन क्लास 9th और 10th मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी. एंड 11th 12th में हो या नीट एस्पिरेंट्स हो तो मैं आपको रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करवाती रहूंगी. टाइम टू टाइम 90 सेकेंड्स में 60 सेकेंड्स में आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहूंगी. सो येस, टू ऑल दोज वन क्लास 9th, अभी उनका लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ टिश्यूज इन एक्शन. इसके पहले हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था. अगर आपने सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके देख के आओ. वैसे तो उस लेक्चर के 4 पार्ट है, बट मैं नया नया ही पढ़ा रही थी इसलिए मैंने वो 4 लेक्चर्स में ले लिया. अदरवाइज वो 2 से 3 लेक्चर्स का मैक्स टू मैक्स चैप्टर है. मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक ही दिन में सारे लेक्चर्स मत देखना, 2 दिन लेके देखो. सो दैट आप आज जो पढ़ोगे उसको रिवाइज करोगे, कल आप जो पढ़ोगे देन उन 2 जो आपने लेक्चर्स पहले पढ़े उनको रिवाइज करोगे. एक ही दिन में वन शॉट देख के कंप्लीट कर लोगे तो फिर बार बार रिवीजन नहीं करोगे, फिर वो याद नहीं रहेगा. सिर्फ लेक्चर देखना देखना ही काफी नहीं होता, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं. और बायो में तो उसके नोट्स वगैरह भी रिवाइज करने होते हैं. आपको अच्छे से याद होने चाहिए उसमें क्या लिखा है, क्या कॉन्सेप्ट है. सो आई होप कि आप लोग ने देखा होगा. नहीं देखा होगा तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट. उसके साथ ही आज हम लोग टिश्यूज इन एक्शन का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं. इसके पहले हमने प्लांट टिश्यू का पार्ट पढ़ लिया था. अभी हम लोग एनिमल टिश्यू का पार्ट पढ़ते हैं. देखो, अभी मैं पहले आपको एक फ्लो चार्ट बना के मेरे साथ साथ ही बनाना कि लेक्चर का फ्लो कैसा रहेगा, कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं वो आप मेरे साथ बनाना. एंड देन हम लोग उसके थ्योरी और जो भी उसके नोट्स वगैरह हैं वो स्टार्ट करते हैं. सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू. ठीक है. देखो, एनिमल टिश्यू आपकी, ये आप 11th में जाके और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में जितना है वो हम यहाँ कवर करने वाले हैं. वैसे 11th में जाके भी ये 4 ही टाइप्स के होते हैं. ये होते हैं 4 टाइप्स के. 1 2 3 एंड 4. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू. आप मेरे साथ लिखते ही जाना, आप लोग बस देखे मत रहना, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक नोट्स. एपिथेलियल टिश्यू. देन हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन वगैरह होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है. कनेक्टिव टिश्यूज के बाद आप पढ़ोगे मस्कुलर टिश्यू, जो आपकी मूवमेंट हो रही है वो सब मस्कुलर टिश्यूज के अंदर आता है. फिर हम लास्ट पढ़ेंगे नर्वस टिश्यूज का. थोड़ा पार्ट आपकी बुक में दिया है बट ठीक है, हम उसको कवर करेंगे. आप 11th में जाओगे तो ये तो पूरा चैप्टर ही एक आ जाता है, बट अभी एज ऑफ नाउ ये 4 टिश्यूज हम पढ़ने वाले हैं. उसमें भी एपिथेलियल 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल के भी हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे मैं एस कर रही हूँ तो आप समझ जाना कि ये सिंपल लिखा है. ओके, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉल्यूमिनार. ठीक है, ये सिंपल के पार्ट हैं. कंपाउंड भी हम पढ़ेंगे. सिंपल जो एक लेयर से बने होते हैं, कंपाउंड जो मोर देन 1 लेयर से बने होते हैं. कनेक्टिव के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, बोन, अगेन इंपॉर्टेंट, कार्टिलेज, देन हम इसमें पढ़ेंगे टेंडन और हम पढ़ेंगे लिगामेंट. मस्कुलर टिश्यूज भी हम 3 टाइप के पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स.
देन हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स, फिर हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स। इसमें हम सिर्फ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है, ऐसे हम इसको पढ़ने वाले हैं। मैं साइड हट जाती हूँ, आप लोग एक बार लिख लो अगर मेरे साथ नहीं लिखा है तो। फिर हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना। जस्ट लुक एट दिस, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल सेल्स। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे एक ईंट से पूरा घर नहीं बनता, बहुत सारी ईंटें लगती हैं। जैसे हमने बोला सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, वैसे ही सिर्फ एक एपिथेलियल सेल से पूरी बॉडी नहीं बनेगी। बहुत सारी एपिथेलियल सेल्स बनती हैं, उससे टिश्यूज बनते हैं, एंड देन इनका काम होता है कि हमारी बॉडी की कवरिंग करना, बहुत सारी, जैसे हमारी स्किन की कवरिंग, हमारे जो माउथ, ब्लड वेसल्स और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी कवरिंग में हेल्प करते हैं। हर एक एपिथेलियल सेल का अलग अलग रोल होता है, ये हम आगे समझते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, मैंने बोला जैसे स्किन की कवरिंग, और ऑल्सो लाइन इंटरनल ऑर्गन जैसे माउथ, लंग, ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन। इनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है ना, उसको ये कवर करता है। आप ऐसे समझो कि आपके घर पे जैसे आपने पेंट के कोट लगा रखी है तो वो आपकी दीवार को प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे ही ये बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड देन दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरी बहुत सारे ऐसे सेल्स के बने होते हैं जिनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। मतलब ऐसे कि नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर पे ये ऐसे ऐसे होते हैं, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कहीं पे है नहीं, राइट? इनके बीच पे कहीं इंटरसेलुलर स्पेस दिख नहीं रहा है। तो वैसे ये बोल रहे हैं कि इनके बीच में बहुत कम या फिर बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जो डिफरेंट, मैंने जैसे आपको बोला कि अलग अलग एपिथेलियल सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कुछ प्रोटेक्शन का काम करेंगी, कुछ सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, कुछ डिफ्यूजन का या फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब कौन सी सेल कौन सा फंक्शन करती है ये हम आगे समझते हैं। मैंने आपको अभी फ्लो चार्ट में पढ़ाया था कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो हम सिंपल पहले समझते हैं कि ये सिंगल लेयर की बनी हुई है। इसका डिफरेंस ही ये है कि जो सिंपल एपिथेलियल है वो सिंगल लेयर की बनी है, जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो मोर देन वन लेयर की बनी हुई है। एंड इसका काम होता है कि ये इंटरनल लाइनिंग जो होती है बॉडी कैविटी या डक्ट्स की या ट्यूब्स की, उनको कवर करती है। ठीक है, ये फंक्शन याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी तीन टाइप्स के हैं, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनार। सिंपल स्क्वेमस की अगर हम बात करें तो ये सिंगल थिन, देखो सिंपल के जितने आ रहे हैं इन सब में सिंगल सिंगल लगा देना, क्योंकि इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका ही ये है कि ये सिंगल लेयर के बने होते हैं और कंपाउंड मोर देन वन लेयर के बने होते हैं। सिंपल स्क्वेमस को आप ऐसे समझो कि कुछ इस तरीके से, ऐसे करके ये फ्लैटेंड, यू नो फ्लैटेंड टाइल्स टाइप के आप समझ लो। जैसे आपके घर पे आप देखोगे, अपने फर्श पे देखो, मैं मेरे फर्श पे मैं देख पा रही हूँ कि जो टाइल्स लगी हुई हैं उसकी एक लेयर समझ लो, समझ गए? तो उस तरीके से ये सिंपल स्क्वेमस को हम समझ सकते हैं कि सिंगल थिन फ्लैट सेल्स। अगर इसका फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। ये गैसेस का एक्सचेंज वगैरह करने में हेल्प करता है, फिल्ट्रेट में हेल्प करता है। और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको दिखेगा ब्लड वेसल्स और लंग्स की लाइनिंग पे। उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल की अगर बात करें तो सिंगल क्यूब लाइक सेल्स, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एंड दीज आर सम क्यूब लाइक सेल्स। इनके बीच में ऐसे न्यूक्लियस 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 होता है। ठीक है, तो ये क्यूब लाइक सेल से बने होते हैं। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। ये सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स में आपको मिल जाते हैं। देन सिंपल कॉल्यूमिनार का समझो आप, ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कुछ ऐसे कॉलम लाइक के बने होते हैं। ओके, एंड इसका जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे से बेस टाइप में होता है। तो ऐसे ही आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये सिंगल टॉल कॉलम लाइक सेल्स के बने होते हैं। इनका काम भी एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन होता है, लेकिन कहाँ? स्टमक की लाइनिंग में। और इनका काम भी एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन होता है, लेकिन कहाँ? ग्लैंड्स पे, स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद ना जो हमारी क्यूबॉइडल सेल्स और कॉलुमिनर सेल्स हैं वो कभी कभी स्पेशलाइज हो जाती है। स्पेशलाइज हो जाती है इसका मतलब कि उनकी जो सरफेस होती है, जैसे यहाँ पे जो था ये इसके सरफेस पे कुछ नहीं है, ये सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल कॉलुमिनार है। बट कभी कभी ये कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाती हैं कि इनके सरफेस पे सीलिया आ जाते हैं, माइक्रोविलाई आ जाती है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है उनके। तो उनको हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। तो मैंने यहाँ पे नोट बना के लिखा है, आप इसको एक्चुअली आप याद कर लेना और नोट बना के ही लिख लेना, इट्स इम्पोर्टेंट।
कि कभी कभी क्या होता है कि क्यूबॉइडल सेल या कॉलमेनार सेल्स सीलिया या माइक्रोविलाई बियर करते हैं अपने सरफेस पे, जिनको हम सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। मूवमेंट में हेल्प करती हैं वो। जैसे एग्जांपल है नॉस्ट्रल्स, टेस्ट बड्स या फिर इनर ईयर्स। ठीक है, याद रखना। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम बहुत छोटा सा दे रखा है, इवन ये 11th में भी इतना बड़ा नहीं है, इससे थोड़ा बड़ा है बट छोटा ही है। कि ये जो सिंपल एपिथेलियम थी ये सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी थी, ये मोर देन वन लेयर ऑफ सेल की बनी होती है। उसके बाद इसका काम होता है प्रोटेक्शन। इन सब का काम क्या था? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। इसका काम होता है प्रोटेक्शन, याद रखना। एंड इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो स्किन में आपको मिल जाएगा, माउथ पे मिल जाएगा, ईसोफेगस पे मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट आपके एनसीईआरटी में इन तीनों की बात करिए, इसलिए मैं ये तीन ही लिख के लेके आई हूँ। एनिमल टिश्यू का दूसरा टाइप जो है, जो कि हमने बोला था कनेक्टिव टिश्यू, उसको पढ़ने वाले हैं। इस पूरी ही स्लाइड में मैंने वो कवर कर लिया है, तो आप ऐसे ही इसके नोट्स बना लेना। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज को। ठीक है, इसके भी कुछ कुछ हमने जो इसके जो एग्जांपल्स आप कह सकते हो कि क्या क्या है इसके अंदर ब्लड आता है, बोन आता है, कार्टिलेज आती है, टेंडन आता है, लिगामेंट आता है। तो एक एक करके समझते हैं क्या है। आपके एनसीईआरटी का नोट्स वाला पार्ट जितना है वो मैंने इधर कवर कर लिया है। सबसे पहले है ब्लड। ब्लड को आप ऐसे समझ लो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, हार्मोन्स या वेस्ट मटेरियल भी इधर से उधर ट्रेवल करता है, तो उसको ट्रेवल करने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, तो वो काम करता है ब्लड। तो ब्लड एक ऐसा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है कि इसमें प्लाज्मा एक जेली लाइक मैट्रिक्स होती है, तो उसकी हेल्प से ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे वेरियस सब्सटेंस को लेके जाता है, जैसे कि आपके ऑक्सीजन हो गया, आपके हार्मोन्स हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गई, ये सारी चीजों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे लेके जाता है, ये ब्लड का काम होता है। एंड इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो होती है वाटरी सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसके अंदर आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स वगैरह पढ़ोगे, लेकिन ये सब आप 11th में जाके ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। अभी मैंने इतना पार्ट इस पे लिखा नहीं है, बट ये सब भी इसके अंदर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बोन। बोन्स को आप ऐसे समझो कि जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को खड़े होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क की जरूरत होती है ना। तो वैसे ही हम अगर मैं अगर आपके सामने खड़ी हूँ, अगर आप खड़े हो पा रहे हैं, तो वो है हमारा स्केलेटन, हमारी हड्डियों का ढांचा। तो वही बोन्स है, एंड ये बनी होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस सॉल्ट की, मतलब इट कंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट। एट द सेम टाइम ये आपको सपोर्ट देता है, आपकी बॉडी को शेप देता है, और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज को आप ऐसे समझो कि जहां जहां पे हमारी बॉडी पे बोन्स के साथ साथ, सपोर्ट के साथ साथ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत होती है, वहां पे होता है आपकी कार्टिलेज। जैसे कि आपके कान है, अपने कानों को ऐसे मोड़ के देखो, आप मुड़ा पा रहे हो ना कि यहाँ पे हड्डी नहीं है? ऑफकोर्स यहाँ पे हड्डी है, लेकिन हम इसे ऐसे मुड़ा भी पा रहे हैं और फिर ये अपनी शेप पे आ जा रहा है, अपनी शेप को रिगेन कर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे है कार्टिलेज। आपकी नाक पे, आपकी जो नोज होती है, यहाँ पे बोन तो है ना, बट स्टिल आप थोड़ा बहुत अपनी नोज को जो है वो ऐसे मूव कर सकते हो। कैसे? क्योंकि कार्टिलेज है। एट द सेम टाइम आपकी जो बोन होती है, मैं आपको कहाँ पे बना के दिखाऊं, यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बोन है, ठीक है? तो बोन के इस साइड पे आपकी कार्टिलेज पाई जाती है, बोन्स के एंड पे। देखो, दो लकड़ियों के टुकड़े लो, दोनों लकड़ी के टुकड़े हार्ड हार्ड हैं, उन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन होगा। तो ये क्या करता है? फ्रिक्शन को थोड़ा रिड्यूस करता है, एंड जैसे आप आपके नीज है, आप मूव कर पाते हो, है ना, तो थोड़ा मूवमेंट में आपको हेल्प करता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप दौड़ते हो, कूदते हो, जंप करते हो, तो आपको वो शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाता है, वो शॉक नहीं लगता है आपको। तो थोड़ा बहुत जो आप मूव कर पा रहे हो, दो हड्डियों को बीच में जो फ्रिक्शन थोड़ा रोकता है ये, तो वही इसका काम है। मैंने लिखा भी है, इट इज अ सॉफ्ट जेली इट इज अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट रिटेन शेप अगेन। जैसे मैंने बोला, कान अपना शेप फिर से ले रही है, नाक मुड़ा रहा है, ये अपनी शेप फिर से ले रही है। उसके बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी में प्रोवाइड करवाता है, और ये बोन्स के एंड पे पाया जाता है फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन। उसके बाद टेंडन तो बहुत छोटा दिया है कि टेंडन और लिगामेंट में मुझे पहले बहुत कंफ्यूजन होता था। एक बार मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी, एंड वहां पे ये क्वेश्चन पूछा था, तब से मेरे दिमाग पे क्लियर हो गया। सो टेंडन जो होता है ये मसल्स को बोन से जोड़ता है। बोन्स और मसल्स अलग अलग चीजें, तो पता ही होगा, आई एम श्योर। तो ये बोन्स को मसल से जोड़ता है, जो जो बोन को मसल से जोड़ता है उसको हम टेंडन बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है मूवमेंट। एंड लिगामेंट की अगर हम बात करें, आपने लिगामेंट इंजरी या ये सब सुना होगा, बोन टू बोन जो जोड़ता है, ठीक है, ये डिसलोकेशन वगैरह को, मतलब मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा, एंड आपके डिसलोकेशन वगैरह को बचाएगा, उसके साथ ही आपको स्टेबिलिटी देता है।
तो ये है आपका लिगामेंट। इसके बाद हम मसल टिश्यू पढ़ते हैं, मस्कुलर टिश्यू, एंड उसको हम एक टेबल फॉर्म पे पढ़ते हैं। उसी हिसाब से आप करना, आप उनको एज अ पॉइंट भी लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट मैं एक टेबल बनाती हूँ एंड वैसे वो आपको याद रहेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू और उसके बाद नर्वस टिश्यू। मैंने एक ही स्लाइड में दोनों को कवर कर लिया है, इसके बाद एक और स्लाइड हम लोग यूज करेंगे। तो देखो मस्कुलर टिश्यूज वो मसल्स होते हैं जो मतलब मसल्स जिससे हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम दौड़ पा रहे हैं, हम कूद पा रहे हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं मस्कुलर टिश्यूज के होते हैं। उसके बाद ये भी टाइप्स की होती है, वॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री मसल्स वो होती है जो हमारे काबू में होती है, हमको चलना है, हमको बैठना है, हमको उठना है, हम जो सोच रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे हैं, वो होती है वॉल्यूंट्री मसल्स। एक इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी हार्ट बीट, हम अभी ऐसे नहीं कर सकते ना कि चलो दिल धड़काते हैं यार, कैसे धड़केगा दिल, कैसे धड़काएं अपना नो, इट्स नॉट इन अ कंट्रोल, वो खुद ही मूवमेंट करते रहते हैं, राइट। तो समझते हैं। आपके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं और अनब्रांच होती हैं, और जो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं इसका स्पिंडल टाइप का शेप होता है, कुछ इस टाइप का शेप, इस टाइप का स्पिंडल टाइप का शेप होता है, और ये भी अनब्रांच्ड होती हैं। उसके बाद जो कार्डिक मसल्स होती हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं बट ब्रांच होती है, मतलब एक जैसे ये ब्रांच है तो यहाँ से दूसरी ब्रांच निकली होगी, इस टाइप से। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, कार्डिक मसल्स में भी एक ही न्यूक्लियस होता है। अगर स्ट्रिएटेड होता है लाइट एंड डार्क बेंड्स, इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप की मसल्स हो गई, स्मूथ मसल्स, ये आपकी स्मूथ मसल्स हो गई, ठीक है। ये अनब्रांच्ड है, देखो इसमें से कुछ ब्रांच नहीं निकली, अगर मैं यहाँ पे से ब्रांच निकालते हुए दिखा दूं तो ये ब्रांच ये ब्रांच्ड हो जाएंगी, बट अभी ये अनब्रांच्ड है, ये जस्ट मसल्स हैं जो पैरेलली ऐसे खड़ी हैं, एंड देन इस पे बेंड्स होते हैं, ये डार्क बेंड, लाइट लाइट डार्क लाइट ऐसे करके जो बैंड्स हैं, इस टाइप से बैंड्स होते हैं। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। वहीं ये स्पिंडल टाइप का है, ये कुछ इस टाइप से स्पिंडल टाइप का कुछ है, ये इस टाइप की होती हैं। एंड ये जो होती हैं ये स्ट्रेटेड नहीं है, ये ऐसे ही होती है, एंड यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस होगा। वहीं अगर हम कार्डिक मसल्स की बात करें तो ये भी सिलेंड्रिकल होती है बट ये ब्रांच होती है, जैसे कि ये है, देन यहां से ये ऐसे निकल जाएगी, फिर इधर से कहीं निकल जाएगी, ऐसे ऐसे करके समझ जाओ, मतलब तुम अच्छे से बनाती हूँ यार मैं इसको, कुछ ऐसे है, देन इधर से कहीं ब्रांच निकल गई, इधर से भी कहीं ब्रांच निकल गई, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। एंड देन यहाँ पे लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड आपको दिख रहा है, तो ये स्ट्रेटेड है। आई होप इट्स क्लियर कि ये सिलेंड्रिकल है और ये अनब्रांच्ड है, लेकिन ये स्ट्रेटेड है। ये आपका स्पिंडल शेप की है बट अनब्रांच्ड है, और वहीं इसकी अगर हम बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप की है बट ये ब्रांच्ड है, यहाँ पे स्ट्रेटेड भी है, ठीक है। अब स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंट्री, हमारा चलना फिरना बैठना उठना, ये सब वॉल्यूंट्री हमारे कंट्रोल पे है। मुझे अभी बैठना है, मैं बैठ जाऊंगी, मैं चलना चाहती हूँ तो मैं चलूंगी, मतलब वो ये सब वॉल्यूंट्री कंट्रोल है हमारा, ठीक है। वहीं स्मूथ मसल्स जो होती हैं आपकी, जो स्टमक की वॉल्स होती है, आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद वो चला गया आपके पूरा केनाल से होते हुए, आपके पाइप्स वगैरह से होते हुए आपके स्टमक पे चला गया। वहां पे आपकी मसल्स होती हैं स्मूथ, जो आपकी स्टमक वॉल पे जो मसल्स होती हैं वो उस खाने को मिक्स करवा रही हैं, आगे पुश करवा रही हैं। अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि चलो हमने खाना खाया, अब स्टमक पे चला गया, अब इसको मिक्स करवाते हैं, अब पुश करवाते हैं, नो, वो अपने हिसाब से होते रह रहा है, वो प्रोसेस खुद पे खुद हो रही है, हमारे कंट्रोल पे नहीं है वो, राइट। उसके साथ ही आपके यूट्रस का, मतलब जितनी गर्ल्स हैं उनके यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, हमारे कंट्रोल पे नहीं है कि अपना यूट्रस कब कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। एंड उसके साथ ही कार्डिक मसल्स, आप कार्डिक से ही, कार्डिक मतलब ही हार्ट, समझ रहे हो, तो आपकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं आप उनको नहीं खुद से खुद कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते, वो अपने आप ही होती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू तो वैसे बहुत बड़ा चैप्टर आगे जाके आप पढ़ोगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आपके एनसीईआरटी में जितना है मैंने उतना ही लिखा है। दो टाइप की होती है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, बट आपका उसमें सिर्फ न्यूरॉन्स है तो हम न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे। ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो नेटवर्क होता है उसमें उसको फॉर्म करती है, पूरा मेन काम इसका है, समझ गए।
आपकी बॉडी में जो मेन काम है वो इसी का है, जो भी हम कर रहे हैं वो इसी की देन है। न्यूरॉन्स जो होती हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं फ्रॉम वन, मतलब थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। उसके बाद ये तीन मेन पार्ट्स आपके एनसीईआरटी में इसके दिए गए हैं। सबसे पहले है सेल बॉडी, उसके बाद है डेंड्राइट्स, उसके बाद है एक्सॉन। सेल बॉडी जो होती है ये न्यूक्लियस कंटेन करती है। मैं इसका डायग्राम बनाते हुए चलती हूँ, आप भी इसका बनाते हुए चलना। कुछ इस तरीके से ये इसकी सेल बॉडी होती है। इधर ये वाला पार्ट जो है इसकी सेल बॉडी है। यहाँ से ये गया एंड let me check if it's visible or not. It's visible, but it's looking so bad. कुछ ऐसा समझ जाओ, आप अपनी एनसीईआरटी पे देख लेना डायग्राम। एनसीईआरटी में भी तो अच्छा दिया नहीं है वैसे। तो ये है आपकी सेल बॉडी विच कंटेन न्यूक्लियस एंड इट ऑल्सो कंट्रोल अदर सेल्यूलर एक्टिविटीज। ये आपके इधर पे ऐसे ऐसे करके आप दिखा सकते हो। ये आपके हैं डेंड्राइट्स। इधर से कुछ केमिकल्स होते हैं बट अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है। ये आपके डेंड्राइट्स हैं जो कि बाकी जो अदर न्यूरॉन्स हैं उनसे सिग्नल आते हैं, ये रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद यहाँ से जाता है सेल बॉडी से इधर होते हुए, ये इसका एक्सॉन है और ये है इसके एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है। तो क्या हुआ कि इधर से मैसेजेस आए, डेंड्राइट्स ने मैसेजेस को लिया, रिसीव किया यहाँ से सिग्नल, और फिर वो एक्सॉन की हेल्प से लेते गए। जो एक्सॉन होता है इट्स लाइक कैरियर जो मैसेजेस को लेके जाता है। एक्सॉन यहाँ से मैसेज को ले गया ले गया ले गया ले गया, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल्स पे गए। एक्सॉन टर्मिनल्स के यहाँ पे फिर जो एक्सॉन टर्मिनल का काम क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देते हैं अदर सेल्स पे। एक न्यूरॉन से जो मैसेजेस आए वो डेंड्राइट्स ने लिए सेल बॉडी से, एक्सॉन से होते होते एक्सॉन उन मैसेजेस को लेके गया एक्सॉन टर्मिनल्स पे, इधर अदर सेल्स को वो मैसेज ट्रांसमिट कर दिया। इतना ही काम है न्यूरॉन्स का। एंड इसको अपने लैंग्वेज पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से अच्छा सा डायग्राम बना के इनको ऐसे भी लिख सकते हो और डायग्राम पे ही यहाँ पे फंक्शन भी दिखा सकते हो। वैसे ऐसे में यू विल गेट मोर मार्क्स, इट विल लुक नीट एंड क्लीन, बट एट द सेम टाइम डायग्राम पे भी चीजों को आप लेबल कर देना अच्छा होता है। सो आपका न्यूरॉन्स और आपका मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे कवर हो गया है। इसके बाद आपका छोटा सा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल। कुछ नहीं है, अभी तक का हमने जितना पढ़ रखा है वही चीज उसमें है और कुछ नहीं है। उसको थोड़ा सा देख लेंगे, एक लाइन उसमें इंपॉर्टेंट है वो लिखा दूंगी। उसके बाद हम आपके जॉइंट्स पढ़ते हैं एंड देन आपका चैप्टर रैप अप हो जाएगा। माय गॉड, आई एम सो डम। आई मीन मैं पिछले 5 से 10 मिनट के बीच में आई थिंक एक्सप्लेन ही कर रही थी सारी चीजें। एंड गेस व्हाट, अभी जब मैं सोचा कि चलो अब इसको रैप अप करते हैं, मैं अपनी कैमरा की उस साइड गई एंड कैमरा ऑन ही नहीं किया था। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, बट ठीक है मैं दोबारा बोलती हूँ। देखो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स और एट द सेम टाइम स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कुछ नहीं है, अभी तक का हम जितनी चीजें पढ़ के आ रखे हैं वही रिपीट हो रही है। अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप देखोगे ये बोल रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ बोन्स के बने होते हैं, मसल्स, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, इन सबको मिला के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोल दिया है। आपके एनसीईआरटी में इसने टेंडन और लिगामेंट इस वाले पैराग्राफ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं कि जो टेंडन होता है वो बोन्स को मसल से जोड़ता है, लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है। मैंने ये पार्ट आपको कनेक्टिव टिश्यू में ही पढ़ा दिया था क्योंकि 11th में जाके भी आप ऐसे ही पढ़ोगे और यही सही तरीका होता है। फिर मैंने बोला कि आपके एनसीईआरटी में दो, इस पूरे पैराग्राफ में मुझे सिर्फ दो चीजें लगी जो आपको बतानी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोन, कार्टिलेज, मसल, इन्हीं सबको एक्सप्लेन कर रखा है जो कि हम आगे ही अच्छे से कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये बोल रहा है कि जब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो जो पुलिंग फोर्स होता है वो टेंडन के पास जाता है और टेंडन उसको ट्रांसमिट करता है बोन्स के पास एंड फिर मूवमेंट होती है। तो वही यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट टेंडन ट्रांसमिट दिस फोर्स टू बोन्स रिजल्टिंग इन मूवमेंट एट अ पॉइंट। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है अगर ये आपका यू नो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आएगा तो भी इंपॉर्टेंट है, और अगर वैसे भी पूछेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट दिमाग पे घुसा लो कि ऑन एन एवरेज जो अडल्ट ह्यूमन का स्केलेटन होता है उसका वेट होता है 12 to 15% ऑफ अवर टोटल बॉडी वेट। इसको आप ऐसे समझो, अगर मैं 50 किलो की हूँ तो मेरी बॉडी का 12 से 15% वेट, जिसको आप समझो 6 से 7.5 किलो का जो वेट होगा वो मेरे स्केलेटन का ही है।
आपकी अगर बॉडी है, आपकी बॉडी वेट जितना भी है उसमें से 12 to 15% वेट निकालो, उतना वेट आपके स्केलेटन का है, बाकी वेट से आपके मसल वसल ये सारी चीजों का है। तो वही ये बोल रहा है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं जॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलता है कि इसमें फ्री मूवमेंट होता है सारे ही डायरेक्शन पे। ये आपका हाथ है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो सारे ही डायरेक्शन पे मूव हो रहा है, आगे भी पीछे भी। पर क्या आपकी गर्दन मूव कर सकती है आगे भी और पीछे भी? लेफ्ट गई, राइट गई, पर क्या पूरी ऐसे घुमा के ला सकते हो? जैसे मैं अपने हाथ ऐसे घुमा के पूरा 360 डिग्री घुमा के ले आ रही हूँ, सर नहीं घूम सकता। इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, बट पूरा ऐसे घूम के नहीं आ सकता, राइट? तो यही चीज ये बोल रहा है। उसके बाद सेकंड है, ये आपके शोल्डर जॉइंट पे पाया जाता है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन पे मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि आपकी एल्बो है, मूव हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका हिंज जॉइंट है। पर क्या ये ऐसे पीछे मूव हो सकती है? अपने हाथ को ऐसे पीछे मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते हो। इधर ही मूव होगा, ऐसे पीछे की तरफ मूव नहीं हो जाएगा। जैसे ऐसे हो रहा है वैसे ऐसे पीछे की तरफ नहीं हो जाएगा। सेम आपकी नीज पे भी है, ऐसे करके मोड़ सकते हो अपनी नीज को, बट क्या ऐसे करके मोड़ सकते हो अपनी नीज को? नो। तो वही ये चीज बोल रहा है। उसके बाद पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो होता है, इट्स लाइक अपने हेड को लो, आप इधर मूव कर पा रहे हो, इधर मूव कर पा रहे हो, पर इधर पे ये स्कल से जुड़ा हुआ है, नहीं मूव हो पा रहा है, राइट? तो वैसे ये बोल रहा है कि इट हेल्प अस मूव फ्रॉम हेड टू हेड, इट हेल्प्स अस मूव अवर हेड फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ डोर नॉब। डोर नॉब के जैसे ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, बट पूरा घुमा के नहीं मोड़ सकती हूँ, समझ रहे हो? गर्दन टूट जाएगी मेरी। तो ये पाई जाती है नेक पे। उसके बाद है फिक्स जॉइंट। इसके पहले मैंने मूवमेंट लिखा था, दिन में पढ़ा रही थी, आई वाज लाइक व्हाट फिक्स मूवमेंट, इट इज फिक्स जॉइंट। बट ठीक है, कोई बात नहीं। फिक्स जॉइंट की अगर बात करें तो ये मूवमेंट अलाउ नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो बोन्स होती हैं ये जुड़ी होती हैं। जैसे अपना स्कल ले लो, आपकी जो स्कल की बोन्स हैं वो सारी जुड़ी हुई हैं। क्या उन्हें मूव कर सकते हो? जैसे अपने हाथ मूव कर रहे हो, अपनी गर्दन मूव कर रहे हो, आप चल रहे हो, आपके आपकी हिंज जॉइंट मूव कर रहे हैं, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूव कर रहे हैं, आपके पिवट जॉइंट मूव कर रहे हैं। वैसे ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारी जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती है, तो ये मूव नहीं होती, जैसे आपका स्कल, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में भी कुछ नहीं है, हमने बोन्स वाला पार्ट पहले पढ़ा है, तो आपकी इसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ नहीं दिया है इसमें ज्यादा, बट जो चीज कंक्लूड करके आपको पता चलनी चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं कर रहे, वो यहाँ पे कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड आपका स्कल, आपकी वर्टिब्रल कॉलम और आपका रिब केज। इसने स्कल के बारे में कुछ नहीं बोला, बट तुमको पता ही है स्कल क्या है। एंड वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कि इट हेल्प अस स्टैंड अपराइट, कि हम खड़े हो पा रहे हैं किसकी वजह से? अपनी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से, अपनी स्पाइन की वजह से। एंड सेकंड रिब केज। रिब केज के बारे में इसने बोला है कि 12 पेयर्स होते हैं, जैसे मैंने ये बना के दिखा रही थी आपको कि ऐसे ऐसे करके 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स इधर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि रिब केज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव केज फॉर हार्ट एंड लंग्स। जो हमारे रिब केज होते हैं इसके अंदर हमारे लंग्स वगैरह होते हैं, तो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव केज। एट द सेम टाइम ये बोल रहा है कि आपकी जो रिब केज होती है ये पूरी ऐसे आगे से पीछे गई होती है, ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, आप गूगल करके भी देखना इसके बाद। तो आपकी जो रिब केज हम ऐसे ऐसे करके बना रहे हैं, पीछे तो ये हमारी स्पाइन से जुड़ी होती है, और आगे ये जुड़ी होती है हमारी जो ब्रेस्ट की बोन होती है, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम से जुड़ी होती है। नीचे इसका ऐसे करके एक डायाफ्राम भी होता है, बट अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 11th क्लास में जाओगे तो वहां पे आपका एक चैप्टर है, आई थिंक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहां पे आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ोगे। अभी एज ऑफ नाउ इतना ही जानने की जरूरत है कि आपका जो रिब केज होता है वो 12 पेयर्स का होता है। इट एक्ट एस लाइक अ प्रोटेक्टिव केज, एंड एट द सेम टाइम इट ये पीछे तो स्पाइन से जुड़ा होता है, आगे आपकी ब्रेस्ट बोन जो होती है स्टर्नम उसको हम बोलते हैं, उससे जुड़ा होता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। ऐसे ही आपका ये जो लेक्चर होता है ये रैप अप होता है, एंड 2 दिन में हमने इसको रैप अप कर दिया। सेल वाले चैप्टर में थोड़ी ज्यादा लेक्चर ले लिया, उसका रिग्रेट मुझे अभी भी है, बट ठीक है, थोड़ा पेस में आने में टाइम लगता है। इसके बाद हम आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको 9th की बायो बायो ही पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ अभी एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट ईयर से मे बी आई विल। फिर उसके बाद हम 10th पे स्विच हो जाएंगे। सो टू ऑल दोस्त जो 9th क्लास में है अभी तक मुझे देख रहे हैं, डू लेट मी नो आपको कैसा लगा। एक कमेंट करते हुए डेफिनेटली जाना कि दीदी ये अच्छा था, ये नहीं था, ये इंप्रूव हो सकता है, ये नहीं हो सकता। होमवर्क आपका है, एनसीईआरटी पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। जो जो पार्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है उसको हाईलाइट करते हुए जाना, सो दैट बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ो अपने फाइनल एग्जाम्स पे तो आपको चीजें याद रहें। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज कॉमेंट करते हुए जाना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।